So mechanism of square planar substitution reactions. तो देखो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हमने जो स्टडी किए हैं वो सबसे ज्यादा स्टडी किसके किए गए हैं? प्लैटिनम 2 के। प्लैटिनम सेकंड है उसके सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस स्टडी किए गए हैं। और अगर हम प्लैटिनम की बात करें, ठीक है, सो प्लैटिनम का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो प्लैटिनम 2, क्योंकि मैंने अभी ये लिखा हो तो प्लैटिनम 2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बात करोगे तो सबसे जो नियरेस्ट इसका नोबल गैस होता है वो कौन होता है? ज़ीनॉन, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। और जो 4f है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ओके ओके, प्लैटिनम जो है इसका 78 एटॉमिक नंबर है और 54 ये है। और जो 4f है वो पूरा का पूरा फुलफिल्ड होता है। जो 5d होता है, इस 5d में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6s जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 6p जो है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम प्लैटिनम 2 प्लस की बात करें तो प्लैटिनम 2 में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कम करोगे? वो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे आप, ये 6s 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5d 8 हो जाएगा और ये 6p 0 है ही, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो कि अगर हम प्लैटिनम 2 की बात करते हैं तो 5 ऑर्बिटल हमारे पास में खाली मिलते हैं। 5 ऑर्बिटल खाली कैसे मिलेंगे? एक ऑर्बिटल तो मिलेगा 6s का, 3 ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे 6p के। और अगर हम 5d की बात करें, ये तो अंदर वाले तो सब फुलफिल्ड ही है, 4f भी फुलफिल्ड है और यहाँ ज़ीनॉन भी फुलफिल्ड है। और अगर हम इस 5d की बात करें तो 5d क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का इस प्रेजेंट है। और ये हमारे पास में 5 एम्प्टी ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इनकी एनर्जी भी क्या होती है? कंपैरेबल होती है, मतलब लगभग बराबर होती है या सेम एनर्जी के ये होते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, स्क्वायर प्लैनर टाइप की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब ये करेगा तो आपको पता है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास में DsP2, ठीक है। और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाएं और टेट्राहेड्रल के लिए देखें तो वो होता है sp3। लेकिन यहाँ पे d ऑर्बिटल काम आता है, इनर शेल वाला। तो इस तरह से DsP2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो एक ये D, ठीक है ना, एक ये S और 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो काम आ जाएंगे। और एक ऑर्बिटल अभी भी जो हमारे पास में ये जो pz बचा है ये अभी भी हमारे पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स बचेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। और यही एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करेगा? जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे और जब हम इस पर एक कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये पोजीशन प्रोवाइड करेगा, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल pz का हमारे पास बचा हुआ है वो, ठीक है। तो इस तरह से 4 बॉन्ड्स तो ये हो गए और 5वां बॉन्ड ये लिगेंड जो न्यूक्लियोफाइल इससे और अटैक हो रहा है। तो इस तरह से 5 कोऑर्डिनेटेड 5 एक कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट हमारे पास बनता है या ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनती है, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है ना। और क्योंकि जो भी हमने जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है PtCl3l और इस पर हमने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, तो जब ये यहाँ पर बनाएगा तो इसको आप प्लैटिनम और ये 3 क्लोरीन
और ये जो लिगेंड है ये टूटना शुरू कर देगा और नया न्यूक्लियोफाइल जो है वो बनना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास ये आपके पास में आ जाएगी। और इसमें इस न्यूक्लियोफाइल और ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है ये इन दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा, इसलिए ये SN2 टाइप की मैकेनिज्म शो करता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये दो तरह के हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, एक तो ये है कि जो भी हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लिया है जो एंटरिंग लिगेंड होगा वो, और दूसरा ये क्या हो सकता है जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो भी एक पोटेंशियल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि हम अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं या मान लीजिए कि हम अमोनिया एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, तो इनके पास में क्या है, लोन पेयर्स हैं और ये आसानी से इस लोन पेयर को, ये जो खाली ऑर्बिटल है हमारे पास में pz का, इसके पास में अपना लोन पेयर दे सकता है और इस 5 कोऑर्डिनेटेड जो इंटरमीडिएट है उसको बना सकता है। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास यहाँ अटैक हो सकते हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल का और दूसरा किसी सॉल्वेंट का जिस सॉल्वेंट में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को देखें और दो तरह के आइसोमर्स पर इस तरह के जो अटैक हैं उनको अगर हम यहाँ पर स्टडी करें और स्टडी करके हमने जो एक कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला कि जो हमारे पास में प्लैटिनम है इससे ये लिगेंड जुड़ा हुआ है इस तरह का, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने Y एक कोई न्यूक्लियोफाइल लिया और इसके साथ में इसको अटैक करवाया। क्या बनाया इसने, इसने कुछ इस तरह का, ये ए भी ले सकते हो आप, ए भी ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो। ये Y जो है उसके साथ में अटैक होना मतलब टूटना शुरू हो जाएगा, और सॉरी ये X है ना, और ये Y जो है इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक 5 कोऑर्डिनेटेड बनेगा और इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 5 है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल पिरामिडल क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है कुछ इस तरह का, ये ट्राइगोनल बनता है और ये दो पिरामिड्स ऊपर और नीचे, जिस तरह से आप स्क्वायर प्लानर में ऑक्टाहेड्रल को देखते हो, ठीक है ना, इस तरह से ये ऊपर भी होता है नीचे भी होता है ना, तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे ये जो है ट्राइगोनल होता है और बाइपिरामिडल होता है, ऊपर भी और यहाँ पे नीचे भी। तो इस तरह का ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये जो एक्स है यहाँ पे जो टूट रहा था वो यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा, ये इस तरह के एक स्पेसी में कन्वर्ट हो जाता है और ये यहाँ पर वाई आकर के जुड़ जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिस ट्रांस बताने वाला था इसलिए मैंने यहाँ एल लिया था। ओके, तो ये देखो सिस पोजीशन है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो सेम ग्रुप्स हैं ये क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पर। क्योंकि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये क्या होती है, ये होती है स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक। अब स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक जो जैसे सिस कंपाउंड आपने लिया है या सिस आइसोमर लिया है, तो जहां से कोई लिगेंड लीविंग ग्रुप होगा या वो जो लिगेंड है वो निकल करके जाएगा, सेम उसी जगह पर दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है या लिगेंड है उसकी पोजीशन ले लेता है। और ये बिल्कुल स्पेसिफिक रूप से होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बगल में ये हो जाए और ये इसको सिस की जगह यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ट्रांस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। सिस हमेशा क्या बनाता है, सिस हमेशा सिस आइसोमर को ही फॉर्म करेगा, और अगर ये ट्रांसफॉर्म होती, ठीक है, तो वो क्या बनाता, वो जो प्रोडक्ट बनाता वो ट्रांस प्रोडक्ट ही बनाता। जैसे इसी में अगर आप, मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता दूं कि मान लीजिए कि ये ए है
और इसकी जगह हमने क्या ले लिया होता, एल ले लिया होता, और इसकी जगह हमने ए ले लिया होता। तो ये जो ए है और ये ए है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये इस समय ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर वाई का अटैक करवाएंगे तो यहाँ पे वाई के अटैक में क्या होगा कि ये जो दो ए हैं ये एक तरफ हो जाएंगे, और यहाँ पर हमने बोला कि ये एल है, जैसे यहाँ पे बता दिया एल। तो इस तरह से सेम वाई का अटैक हो जाएगा, और जो बनेगा हमारे पास में कंपाउंड, वो क्या बनेगा, ये एल है तो ये ए। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये ट्रांसपोजिशन थी यहाँ पे और यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे बताई, तो ये कभी चेंज नहीं होती, ये ट्रांस ट्रांस ही रहेगा और सेस ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा खिचड़ी सी हो रही है, मैं फटाफट से यहाँ बना देता हूँ कि ये हमारे पास में एल है, ये एक्स है, ये ए और ये ए, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे वाई को अगर यहाँ पे करवाऊँ तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको बनेगा, ये ए और ये, इससे कोई मतलब ही नहीं है, और ये यहाँ पर वाई अटैच हो जाएगा। तो ये ट्रांस जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट ही बनाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, जिसमें सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में ही कन्वर्ट होता हो। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है कि यहाँ ये जो रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन और जो हमने यहाँ पर अटैकिंग रीजेंट लिया हुआ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। अब मार्टिन और उसके कुछ साथियों ने कुछ रिएक्शंस स्टडी की कुछ कंपाउंड्स पे। ठीक है, किसने, मार्टिन एंड कोवर्कर्स। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करी कुछ कंपाउंड्स पे, जैसे कुछ कंपाउंड इन्होंने लिए, जैसे एक कंपाउंड इन्होंने ये लिया, एक कंपाउंड इन्होंने यहाँ Cl3 और फिर एक लिगेंड चेंज कर दिया, ये अमोनिया ले लिया, है ना। तो इस तरह से, और ये यहाँ पे जो, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, एक नेगेटिव लिगेंड चला गया, तो अब जो चार्ज बचा वो सिंगल माइनस चार्ज बचा। अब हम क्या करते हैं, एक क्लोराइड को और हटा देते हैं यहाँ से और एमीन उसकी जगह ले आते हैं, तो इस तरह का कंपाउंड हमारे पास बचा। और क्योंकि यहाँ पे दो ये नेगेटिव और दो ये न्यूट्रल लिगेंड हैं, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 हो जाएगी। और ऐसे ही फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लस ये सॉरी PTCl3 कर सकते हैं, और यहाँ अमोनिया जो है वो हम ले लेंगे 3। तो ये जो प्लेटिनम है जो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, ये सेकंड तो एक नेगेटिव दे रहा है और बाकी के न्यूट्रल है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास बच जाता है। तो आप यहाँ पे इन सब की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस को मार्टिन और कॉवर्कर ने क्या किया, स्टडी किया, और स्टडी करने पर क्या पाया कि इनकी जो रेट है ना, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था, केवल टू फैक्टर्स का अंतर था। ठीक है ना, केवल 2 का अंतर था। जबकि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ 4 क्लोराइड है और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोराइड बचा, उसके बावजूद भी जब हाइड्रोलिसिस किया तो इसको कुछ खास अंतर उसको देखने को नहीं मिला। ठीक है, जबकि हालांकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो चार्ज है वो -2 से लेकर के और +1 तक चेंज हो रहा है इन कॉम्प्लेक्सेस का। यहाँ पर देखो ये आपका -2 है और यहाँ पर आप देख रहे हो +1 है। तो चार्ज इतना चेंज होने के बावजूद भी जो रेट है, स्पीड है, उसके अंदर बहुत कम, वेरी स्मॉल चेंज हमें देखने को मिलता है, जबकि चार्ज में काफी ज्यादा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो जो ये जो प्लैटिनम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड है, क्योंकि ये बार बार टूट रहा है क्लोराइड और यहाँ पर अमोनिया जो है वो ऐड हो रही है, तो जो ब्रेकिंग हो रही है PCl बॉन्ड की वो क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में बिल्कुल भी चेंज
आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है ना। और इसी वजह से जो नया बॉन्ड बनेगा, जो भी इसके साथ में नया, जैसे अमोनिया यहाँ पर आ रहा है और हम यहाँ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह ये ब्रेक होकर के और वाटर आएगा। ठीक है ना। तो जो नया बॉन्ड यहाँ पर बनेगा वो भी इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसी ऑर्डर में क्या चेंज होगा, इसकी जो फॉर्मेशन है, जो इसका जो नया बॉन्ड वाटर के साथ में जो बनने वाला है, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड शुड ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर में यहाँ पे हमने चार्ज चेंज किया है उसी ऑर्डर में। ठीक है ना। और क्योंकि ये इफेक्ट बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा इफेक्ट है, इसीलिए जो पीसीएल जो बॉन्ड है वो चाहे ब्रेक हो रहा हो, ये बॉन्ड चाहे ब्रेक हो रहा हो, और जो नया बॉन्ड है, जो प्लैटिनम और ये प्लैटिनम और वाटर का जो बन रहा है, ये बॉन्ड नया बन रहा है, इन दोनों को हम बराबर की इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज हमें देखने को स्पीड में मिला नहीं है। इस वजह से इसका बॉन्ड ब्रेकिंग और इसका बॉन्ड मेकिंग दोनों ही क्या है, बराबर इंपॉर्टेंस के। और दोनों ही जब बराबर इंपॉर्टेंस के हैं तो ये बात प्रूव होती है कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही हो रही होगी। क्योंकि सोचो कि अगर हम सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे अंतर बहुत ज्यादा आता इनकी स्पीड का, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग को हम कंपेरेबल नहीं मान सकते थे या सेम नहीं मान सकते थे। और अगर पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बाद में इस वाटर ने आकर के यहाँ पर अटैक किया, तो क्या होगा, वो एक जो रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो एक इस की कॉन्सेंट्रेशन पे या इस रीजेंट की, या जो अटैकिंग रीजेंट आ रहा है उस रीजेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगी, और वो रिएक्शन SN1 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो अलग अलग कंपाउंड्स का जो रेट है वो ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर एविडेंस किस चीज का मिलता है कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 टाइप से ही हो रही होगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम किसी एक रिएक्शन को और कंसिडर करके देखें, और हम देखें कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रिएक्टेंट ले लिया, ये इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, ये एक मैंने क्लोरीन ज्यादा लिखी है, ये कंपाउंड अगर मैं यहाँ पर लूं और इसको मैं क्या कर रहा हूं, वाटर की प्रेजेंस में और किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में अटैक कराऊं, तो ये जो रिएक्शन है ये दो तरीके से होगी। ठीक है। और वो दो तरीके से या दो पाथ में कैसे होगी, पहला पाथ तो वो होगा जिसके अंदर इस वाटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और वो क्या करेगा, सीधा ये जो कंपाउंड है वो इस अ, जो वाई न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ सीधा अटैक कर लेगा। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके खुले खुले स्ट्रक्चर के रूप में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे ये, अच्छा, इस अमोनिया की जगह मैं यहाँ ए ले लेता हूँ, है ना, तो थोड़ा मुझे लिखने में भी कम समय लगेगा। और इस क्लोराइड की जगह हमने एक क्लोराइड ले ही लिया, और अब हम रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो ये दो तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन जाएगी। पहली जो रिएक्शन जाएगी, यहाँ पे Y डायरेक्टली अटैक करेगा इसके साथ में, और क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट, ये A और ये A, और यहाँ पे इस तरह से ये क्लोराइड निकल रहा है और Y जुड़ रहा है। और आगे के स्टेप में आप देखोगे कि जो क्लोराइड है वो निकल जाता है, और ये A प्लैटिनम, A A, और ये Y यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, ये जो स्टेप हमने देखने को मिला ये स्लो स्टेप है। तो ये स्लो स्टेप है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कैसी है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ये आपने अपनी
जूनियर क्लासेस में या छोटी जो क्लासेस हैं उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और। अब मान लो कि वाटर तो यहाँ पे था ही, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रही है ये, इन वाटर। तो यहाँ इसने ज्यादा, ये दो पार्ट में हुई कि भाई ये इसने ज्यादा इसके साथ में अटैक किया। दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है, दूसरे स्टेप में ये हो सकता है कि वाटर के अंदर जब ये रिएक्शन होगी तो इसके साथ में ना ये अटैक करके वाटर जो है खुद एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो यहाँ अटैक कर जाए। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं और इसको हम इसके साथ में यहाँ पर अटैक करवा करके दिखाते हैं कि ये बनाएगा क्या। ये कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, इस तरह से। ठीक है ना, और ये स्टेप कैसा होगा, वही स्लो स्टेप। और फास्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो क्लोराइड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बना लेगा वाटर। ठीक है ना, वाटर। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो वाटर तो ऐड हो गया, लेकिन असलियत में हमारा ऐड क्या कराना था, Y माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड कराना था। ठीक है, तो एक स्टेप में तो ये हो गया कि ये डायरेक्टली अटैक हो गया, तो ये डायरेक्ट पाथ हम इसे बोलते हैं, डायरेक्ट पाथ, जिसमें Y जो है वो डायरेक्ट इसके साथ में अटैच होकर के और यहाँ पर ये कंपाउंड आपको फॉर्म कर देगा। लेकिन दूसरा स्टेप क्या है, वो इनडायरेक्ट पाथ है, इनडायरेक्ट पाथ, जिसमें Y डायरेक्टली अटैक नहीं करता, पहले वाटर जो सॉल्वेंट है वो अटैक करेगा, वो बनाएगा, और उसके बाद में जो अगला स्टेप होगा, उस अगले स्टेप के अंदर जो Y है न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा और ये इस तरह से अब ये यहाँ पे वाटर ब्रेक होने लगेगा और जो Y है वो जुड़ने लगेगा, और एक स्टेप फिर बाद में फास्ट स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप है, सॉरी ये हाँ ये दोनों ही फास्ट स्टेप होते हैं। और ये इस फास्ट स्टेप के अंदर जो वाटर है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड तो हमको बनाना तो यही था, लेकिन ये हमें दो तरह के पाथ के थ्रू बना, एक हमारा ये डायरेक्ट पाथ के थ्रू, और एक हमारे पास में ये जो मिला है वो हमें इनडायरेक्ट पाथ के थ्रू मिला है। जो ऊपर वाला पाथ है, जैसे आप डायरेक्ट पाथ बोल रहे हो, वो डायरेक्ट पाथ को हम कई बार क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं रीजेंट पाथ, क्योंकि रीजेंट ने डायरेक्ट क्या किया है, उसके पास अटैक किया है जो हमने कंपाउंड लिया था। और ये जो पाथ है, जो इनडायरेक्ट पाथ है, इस पाथ को आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट पाथ, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसने उस रीजेंट के साथ में सबसे पहले रिएक्शन की है। ठीक है, नाउ अब इन दो रिएक्शंस को जो हमने देखा, ठीक है, अब इसको यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये जो प्लेटिनम है, ये A3 क्लोराइड, इसमें प्लस माइनस कोई भी जो भी चार्ज होगा, उसने Y के साथ में अटैक किया, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और क्या बनाया, प्लैटिनम A3 और Y फॉर्म Y फॉर्म कर दिया N प्लस माइनस वन, और जो क्लोराइड है वो निकल गया। ठीक है, तो इसका जो रेट होगा ये टू टर्म रेट से दिया जाएगा, इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो टू टर्म रेट एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। और टू टर्म रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, ये रेट इक्वल्स टू, एक तो ये डिपेंड करता है किस चीज पर, सिर्फ और सिर्फ इस पर, इसको हम K1 मान लेते हैं, जहां पर ये Y की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे जो हमारा नीचे वाला पाथ है ना। दूसरे पाथ में क्या है, दूसरा पाथ ये है जिसमें ये जो प्लैटिनम A3Cl N प्लस माइनस और Y की कॉन्सेंट्रेशन, जो Y माइनस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी ये डिपेंड कर रहा है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ गया, जो क्या है, टू टर्म रेट एक्सप्रेशन है, टू टर्म रेट एक्सप्रेशन, दो टर्म इसमें यूज हुई, टू टर्म रेट एक्सप्रेशन।
अब ये जो K1 है यहाँ पे, इस K1 को अगर आप देखो तो आप इस K1 को देख रहे हो कि ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि यहाँ पे केवल इसी की कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है। और अगर हम इस K2 की बात करें तो ये K2 क्या है, ये K2 सेकेंड ऑर्डर रेट कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इस कॉम्प्लेक्स आयन और ये जो रीजेंट है हमारे पास में Y माइनस, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो अब हम अगर इसकी कन्वीनियंस एक एनालिसिस करें और रेट कांस्टेंट को यहाँ पर चलाएं, कब, जब हम इस कॉन्सेंट्रेशन को, y की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देते हैं, या y की क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं। एक्सेस क्वांटिटी में अब इस रिएक्शन को करवाते हैं। जब हम इस रिएक्शन को एक्सेस क्वांटिटी में करवाओगे तो ये जो रिएक्शन है, जो सेकंड ऑर्डर था, ये किस तरह के रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसके साथ में हमने यहाँ पे एक्सेस में करवाया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको फिर हम रिएक्शन बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि अगर दो चीजें आपके पास में हो, ए और बी, ठीक है ना, और यहां सी बन रहा हो, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो ये रिएक्शन होगी कैसी, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आपके पास में ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और सी बनाता है, तो वो रिएक्शन होती है सेकेंड ऑर्डर। और अगर, लेकिन इनकी क्या है, बराबर कॉन्सेंट्रेशन है, बराबर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हमने ए ले लिया और बी ले लिया, और बी को क्या ले लिया, एक्सेस, और अब हम इस रिएक्शन को कराएं और सी बनेगा, तो अब ये रिएक्शन हम क्या माने, सेकेंड ऑर्डर माने, नहीं। उस समय क्योंकि हमने बी को एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी वो पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी हमने ले रखी है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हुआ वो पता ही नहीं चल रहा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। वो मैं, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आप देखोगे कि अगर मैंने y की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले ली तो सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा, और ये रिएक्शन जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगी। तो इन कंडीशंस के अंदर जो हमारे पास में रेट कांस्टेंट है ना, उसको हम मान लेते हैं, जो ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट है वो, इसको हम मान लेते हैं k ऑब्जर्व। और ये जो बराबर हो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो k1 के, k2 के, और y की कॉन्सेंट्रेशन इसकी। ठीक है। नाउ अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि वो दो तरह से वो रिएक्शन होगी, या तो वो सॉल्वेंट पाथ से होगी या वो रीजेंट पाथ से होगी। तो जो हमारे पास में सॉल्वेंट पाथ है, उस सॉल्वेंट पाथ में हम ये कह सकते हैं कि जो y है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता, तो उसे हम बोलेंगे y माइनस इंडिपेंडेंट पाथ। मतलब ये जो y है ये इंडिपेंडेंट, इससे वो, इस पर वो डिपेंड नहीं करती, y इंडिपेंडेंट पाथ। मतलब जो सॉल्वेंट पाथ होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका y इंडिपेंडेंट पाथ, जो y की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किसकी, सबसे पहले सॉल्वेंट के साथ में आ रहा है, इसलिए वो। और दूसरा जो पाथ है हमारे पास में, जो ऊपर वाला पाथ है, जो डायरेक्ट पाथ मैंने बताया था, वो आपका रीजेंट पाथ हो जाएगा। ठीक है ना। इन कंडीशंस में अगर हम इस रेट कांस्टेंट को, ये जो K1 है, इस K1 को हम क्या माने, सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो K ऑब्जर्व आएगा वो क्या आएगा, K1 क्या हो जाएगा आपका, उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, सॉल्वेंट पाथ से। K1 क्या है, सॉल्वेंट पाथ, जो y पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो मैंने आपको बताया ये y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे y है ही नहीं, है ना। तो y इंडिपेंडेंट पाथ है, तो K1 इक्वल्स टू Ks, और Ks क्या है, सॉल्वेंट। और एक हमारे पास में दूसरा पाथ कौन सा है, जो डायरेक्ट पाथ है, जिसमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुई है y की, और वो y की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और y की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो उसको हम मान लेते हैं Ky। ठीक है। और ये y की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, जिस रिएक्शन में हमने क्या किया है,
ये रीजेंट लिया है और इस रीजेंट को Y के साथ एक न्यूक्लियोफाइल के साथ में वाटर की प्रेजेंस में करवाया और वहां पे हमें ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है, और ये दो तरह से रिएक्शन हुई, या तो वो सीधा इसने इसके साथ में रिएक्ट की जो डायरेक्ट पाथ था, दूसरा पाथ ये था कि इसने पहले सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन की, उसके बाद फिर क्या किया, वाटर के साथ में रिएक्शन की और तब जाकर के ये प्रोडक्ट प्रोवाइड मतलब किया या वो रिएक्शन होकर के वो प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो ये थी आपकी मैकेनिज्म कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये होता है, और अलग अलग कंडीशन में अगर हम किसी की कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा या कम करके और यहाँ पे इसका जो के ऑब्जर्व है या रेट कांस्टेंट जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे के एस क्या है, यहाँ पे वो रेट कांस्टेंट है जो किसका है, सॉल्वेंट पाथ का, और के वाई वो है जो डायरेक्ट पाथ का है, जो कि सॉल्वेंट सॉरी जो रीजेंट है उस रीजेंट पाथ का है, और ये रीजेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इसका प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी मैकेनिज्म हो जाती है। नाउ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है। उसके लिए जो वीडियो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास में कई सारे मेथड है ना, वो 3-4 मेथड्स हैं, तो उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि वो किस तरह से उसकी हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।